हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी सवाल यहां ये आता है कि हम दो सिस्टम तो पढ़ चुके हैं। एक है वीसीआर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दूसरी है वीएआर, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये दोनों होने के बावजूद ये थर्ड सिस्टम क्यों आया, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम? और वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्सॉर्प्शन दोनों में तो हम पढ़ चुके हैं कि एक में कंप्रेसर है, दूसरे में कंप्रेसर नहीं है। फिर भी ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्यों पढ़नी है? अगर मैं आपको सवाल करूं कि समझो कि हम कोई एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट में या एरोप्लेन में, तो प्लेन में भी आजकल एयर कंडीशनिंग होता है, कूलिंग इफेक्ट मीन्स रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होती है। तो वो इफेक्ट कैसे आती है? उसमें तो न वीसीआर यूज होता है, न वीएआर यूज होता है। तो वहां अगर कूलिंग या रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट लाना है तो इसके लिए एयर रेफ्रिजरेशन पर जाना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, अर्थ लेवल से एक एयरक्राफ्ट का या प्लेन का मामला या वो केस हम ले लेते हैं। समझो कि यहां से प्लेन ने उड़ान भर दी है। ये हमारा एयरक्राफ्ट है। थोड़ा मैं ड्राइंग के जरिए दिखाऊं तो विंग्स है, प्लेन ऐसे ट्रैवल ऐसे मूव कर रहा है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ प्लेन। तो ये अर्थ लेवल से तो उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है, बहुत ही हाइट है। और अभी ये एयरक्राफ्ट में कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो हम कूल कैसे करेंगे? रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अगर मैं वीसीआर की बात करूं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो नॉर्मल केस में तो हम कंप्रेसर यूज करते हैं। और कूलिंग इफेक्ट अगर लानी है, मान लो कि हमारा नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का मामला है, डोमेस्टिक हमारा जो फ्रीज है, तो फ्रीज का तो वॉल्यूम बहुत ही कम है और उतने जो वॉल्यूम है उतने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए भी अगर आप कंप्रेसर की साइज देखें पीछे, तो कंप्रेसर बहुत बड़ा यूज होता है। तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है तो कितना बड़ा कंप्रेसर चाहिए? क्या फिजिबल है? अगर मुझे कंप्रेसर यहां इंस्टॉल करना है तो कंप्रेसर कितना बड़ा चाहिए? और वो मीन्स उसके साथ साथ जो जुड़े हुए बहुत अलग इक्विपमेंट है, लाइक कंडेंसर है, तो वो साइज भी कितनी होगी? रेफ्रिजरेंट को घुमाने के लिए जो पाइपिंग चाहिए वो कितनी होगी? तो ये सब फिजिबल नहीं है नॉर्मल एयरक्राफ्ट में। जो हम कन्वेंशनल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिर पाइपिंग, तो ये सब कुछ यहाँ फिजिबल नहीं है क्योंकि साइज बड़ा है, लार्ज फ्लो चाहिए, मीन्स लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए रेफ्रिजरेंट का। और उसकी वजह से हमें वीसीआर या वीआर यूज करने के बजाय हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। यहां जो रेफ्रिजरेंट अगर कन्वेंशनल यूज करें तो वो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा है क्योंकि हायर अल्टीट्यूड पर है। हायर अल्टीट्यूड पर एक तो प्रेशर ड्रॉप होता है, हमें पता है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर ड्रॉप होगा और जैसे नीचे आएंगे अर्थ लेवल पर तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो एक तो प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी जगह ये सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी अगर चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी, तो वो अवेलेबल एक ही है चीज, वो है एयर। और एयर को ही अगर हम रेफ्रिजरेंट बना दें तो फिर कूलिंग इफेक्ट पॉसिबल है। तो इस केस के कंसिडरेशन पर से हमारा ये साइकिल आया एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जहां हम रेफ्रिजरेंट के तौर पर एयर को यूज करते हैं, फिर हीट एब्सॉर्प्शन, कंडेंसेशन,
वो सभी बाकी जो प्रोसेस है वो हम करते हैं और कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं। लेकिन जब एयर की बात आती है तो कन्वेंशनल रेफ्रिजरेंट की तरह यहां फेज चेंज नहीं होते हैं। एक चीज याद रखें, अगर रेफ्रिजरेंट होता तो हमें पता है कि वो 2 फेज में कन्वर्जन होता रहता है। लिक्विड है तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है ऐसे, फिर वेपर का लिक्विड में, और लेटेंट हीट हम एब्सॉर्ब करते हैं। जब हम रेफ्रिजरेंट के तौर पर एयर को यूज करते हैं तो देयर इज नो फेज चेंज। ये बात हम याद रखेंगे, नो फेज चेंज। और इसके तौर पर हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट या हायर अल्टीट्यूड पर जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं वहां एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलता है। क्यों चलता है वो आपको समझ में आ गया। कंप्रेसर यूज नहीं कर सकते, फेज चेंज नहीं कर सकते, कन्वेंशनल रेफ्रिजरेंट यूज नहीं कर सकते, और जो अवेलेबल रिसोर्स है वो एयर ही है। तो एयर को यूज करके फेज चेंज किए बिना हम कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ला सकते हैं, और उसके लिए हम एयर रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एयर रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसको हम रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, या उसको रिवर्स्ड जूल साइकिल भी हम कहते हैं। रिवर्स्ड जूल साइकिल, या फिर उसका और एक नाम है बेल कॉलेमन साइकिल। बेल कॉलेमन साइकिल, कोई भी नाम हो, मीनिंग उसका सेम है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझने के लिए मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ करता हूं, और लाइन डायग्राम के ड्रॉ करने के बाद हम उसका फंक्शन मीन्स का वो जो प्रोसेस है वो समझते हैं। तो लाइन डायग्राम में मैं बेसिक कंपोनेंट्स है वो दिखा रहा हूं। ये हमारा पहला कंपोनेंट, जिसको हम कन्वेंशनल लैंग्वेज में इवापोरेटर कहते थे, वहीं हमारा ये कोल्ड चैम्बर है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जहां लानी है ये पार्ट है, मैं बाद में लिख देता हूं। फिर दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा ये है कंप्रेसर। फिर यहां तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कूलर, और फोर्थ कंपोनेंट है जिसको हम कहेंगे एक्सपांडर। तो ये 4 कंपोनेंट है। अभी उसका फ्लो मैं दिखा रहा हूं। तो ये जो है जिसको हम कहेंगे हमारे लैंग्वेज में कोल्ड चैम्बर या रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जहां हमें कूलिंग इफेक्ट लानी है, तो ये वो एरिया है। वहां से फ्लो स्टार्ट होके यहां पहुंचेगा कंप्रेसर में। तो ये हमारा कंप्रेसर है, दिस इज कंप्रेसर। फिर कंप्रेसर से हम आएंगे यहां, जिसको हम कहते हैं कूलर। डायरेक्शन ये रहेगी। कूलर के बाद ये फ्लो आगे बढ़ के यहां आएगा, जिसको हम कहेंगे एक्सपांडर। और एक्सपांडर के बाद फिर ये साइकिल ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ये 4 कंपोनेंट है, और जो कंप्रेसर रन करते हैं वो है मोटर। यहां दिस वन इज मोटर। अभी प्रोसेस समझ लेते हैं। मैं पॉइंट्स दे रहा हूं, ये पॉइंट मेरे लिए 1 है, आउटलेट पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, और यहां पॉइंट 4 है। तो 4 to 1 जो प्रोसेस है जहां हम कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है वहां एयर की एंट्री होगी। एयर कैसी होगी? लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर,
उसका टेम्परेचर भी कम है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर एयर ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस में एंटर होगी और बाहर निकलेगी, तब उसका प्रेशर तो कम ही है, लो प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि यहां हीट एब्सॉर्ब होती है। जो जहां कूलिंग इफेक्ट जनरेट करनी है तो यहां से हीट एब्सॉर्ब होगी, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और वो एयर बाहर निकलेगी। अभी यही एयर को हम कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेसर की वजह से बाहर निकलने वाली एयर जो है उसका प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर भी उसका बढ़ेगा, जैसे प्रेशर बढ़ा दो तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली एयर बाहर निकलेगी। और ये कंप्रेसर जो है वो रन करते हैं हम इलेक्ट्रिकल मोटर से, मीन्स पावर सप्लाई चाहिए तो वो कंप्रेसर चलेगा। अभी ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली एयर जो है वो एंटर होगी कूलिंग में, कूलर में उसकी जो हीट है वो एब्सॉर्ब होगी। और हीट कैसे एब्सॉर्ब होगी, तो ये एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है। तो समझो कि यहां हम कोल्ड वाटर सप्लाई करते हैं, कोल्ड वाटर इन और हॉट वाटर आउट। तो कंटिन्यूअस हीट एक्सचेंज प्रोसेस की वजह से जो एयर यहां एंटर हुई है हाई टेम्परेचर वाली, वो एयर ठंडी होगी, मीन्स कूलिंग होगा। जो एयर हमारे लिए रेफ्रिजरेंट की तरह काम करती है वो एयर यहां ठंडी होने वाली है। और वो कोल्ड एयर, उसका प्रेशर तो बढ़ा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं आउटलेट पर, हाई प्रेशर लेकिन लो टेम्परेचर एयर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर एयर। एयर का टेम्परेचर कम हुआ तो वो एयर बाहर निकलेगी। अभी वही एयर एक्सपांडर में एक्सपांड होगी, और एक्सपांसन होती है मीन्स एक्सपांड हुआ तो एक्सपांडर की वजह से यहां उसका प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर, और जैसे प्रेशर बढ़ा तो उसके साथ टेम्परेचर भी डाउन होगा, तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर एयर बाहर निकलेगी। और हमें पता है कि एक्सपांसन एक प्रकार का पॉजिटिव वर्क है, तो पॉजिटिव वर्क की वजह से थोड़ा सा वर्क प्रोड्यूस होगा, पावर प्रोड्यूस होगा, और वही पावर हम ये कंप्रेसर रन करने के लिए काम लेते हैं। और सरप्लस थोड़ा पावर चाहिए तो वो हम मोटर से सप्लाई करते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं, पावर प्रोड्यूस होगा वो कंप्रेसर रन करने में काम आएगा, और एडिशनल पावर हम मोटर से सप्लाई कर सकते हैं। और जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर एयर यहां आई वो फिर कोल्ड चैम्बर में आएगी, फिर वो साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो यहां 4 प्रोसेसेस है, और वो 4 प्रोसेसेस को हम पीवी और टीएस डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए 4 कंपोनेंट्स, कंप्रेसर, कूलर, एक्सपांडर और कोल्ड चैम्बर। एक्सपांडर के तौर पर कई बार हम टरबाइन का भी यूज करते हैं। एक्सपांडर मीन्स कहीं भी एक्सपेंशन होना चाहिए तो वो हम टरबाइन भी यूज कर सकते हैं। और ये सब एक ही क्रैंक शाफ्ट पर माउंट होते हैं। कैसे माउंट होते हैं वो भी मैं एक डायग्राम से आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स वो 4 प्रोसेस, 4 जो कंपोनेंट है कैसे काम करते हैं वो मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन मिस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो आपका विजन क्लियर हो एक ही शाफ्ट पर वो कैसे काम करते हैं। ये मेरा लाइन डायग्राम है, और यहां पर एक्सपांडर के लिए ऐसे ही अरेंजमेंट है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग, ये पिस्टन है और अंदर एक सिलेंडर जैसा अरेंजमेंट है। टरबाइन भी हम यूज कर सकते हैं एक्सपांडर के लिए। और वैसे यहां पर हमारे लिए ये कंप्रेसर है, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। कंप्रेसर में से जो बाहर निकलने वाला एयर है हाई प्रेशर वाला, वो एंटर होगा यहीं कूलर में, कूलर में से वो एक्सपांडर में जाएगा, एक्सपांडर से यहां फिर ये जो है कोल्ड चैम्बर वहां आएगा, और इस तरह से साइकिल कंप्लीट होगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो ये कंप्रेसर है समझने के लिए।
तो यहां प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के बाद ये कूलर में एंट्री होगी, ये कूलर है, कूलर के बाद वो आएगा एक्सपांडर में, एक्सपांडर। तो यहां एक्सपांड होगा, मीन्स पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो एक्सपांशन होने वाला है, और एक्सपांडर के बाद फिर वो कोल्ड चैम्बर में एंट्री लेगा, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है वहां कोल्ड चैम्बर, और फिर वो कंप्रेशन में आएगा तो कंप्रेस होगा। तो कंप्रेसर में पिस्टन की मूवमेंट ए साइड है, एक्सपांडर में पिस्टन की मूवमेंट ए साइड है, और दोनों ऑपरेट होते हैं एक कॉमन क्रैंक शाफ्ट से। दिस इज अ क्रैंक शाफ्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्रैंक शाफ्ट चलता है मोटर की मिस पावर प्राइम मूवर की ओर से। ये कोई प्राइम मूवर है, जैसे प्राइम मूवर रोटेट हुआ तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट होता रहेगा, और क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा तो एक कंपोनेंट जब एक्सपांडर नीचे की ओर आता है तो दूसरी ओर कंप्रेशन होगा। तो उस तरह से चारों कंपोनेंट्स काम करते हैं, कूलर, एक्सपांडर, कोल्ड चैम्बर मीन्स रेफ्रिजरेटेड स्पेस एंड कंप्रेसर। तो ये सिंपल डायग्राम है जिसकी वजह से आपका इमेजिनेशन हो कि एयर रेफ्रिजरेशन में कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, वाई कोऑर्डिनेट पर प्रेशर है और यहां है वी मीन्स वॉल्यूम, और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट मी शो यू। तो 4 प्रोसेसेस पहले ड्रॉ कर देते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो इस तरह से 4 प्रोसेस साइकिल में कंप्लीट होगी। ये हमारा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पॉइंट नंबर 4, ये है 1, ये 2, ये 3 और 4। तो 4 प्रोसेस किस प्रकार की है उसकी मैं बात करता हूं। जो 1 to 2 प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है 1 to 2 में। 2 to 3 जो है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, क्योंकि यहां हीट रिजेक्शन होता है। कंप्रेसर में जो एयर कंप्रेस्ड हुई, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वो जब कूलर में एंट्री लेता है तो वहां कूलिंग होती है, लेकिन प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है। जो हाई प्रेशर था वो हाई प्रेशर यहां अवेलेबल है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर उसकी कूलिंग होती है। फिर ये जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, जो हम टरबाइन में भी करते हैं या कोई और मैकेनिज्म से, लेकिन वहां एयर एक्सपांड होती है। और एयर एक्सपांड होती है तो आप देख सकते हैं प्रेशर ड्रॉप होता है, साथ में टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। तो ये जो 4th प्रोसेस है 4-1, वो कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन है। कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन क्यों? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसमें से हीट एब्सॉर्ब होगी, तो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर एक्सपांड होने वाली है टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से। तो ये एक्सपांशन है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन है। कहने का मतलब ये जो पूरा साइकिल है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसमें 2 प्रोसेस कैसी है, आइसेंट्रोपिक, और 2 प्रोसेस कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर। 2 processes are isentropic and 2 processes are constant pressure। मुझे लगता है पीवी डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं टीएस डायग्राम की। तो टीएस डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा दूं, ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है टीएस, और वहां पर भी हम 4 प्रोसेसेस को शो कर रहे हैं। ऐसे 4 प्रोसेसेस बनेगी, फिर मैं नंबरिंग करके आपको दिखाता हूं। सीक्वेंस ऐसे रहेगी, ये पहली प्रोसेस है 1, देन 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4।
और 1 2 3 4 प्रोसेस जो है कौन सी है वो आपको समझ में आना चाहिए। 1 2 2 आप देख सकते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी है, मीन्स वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो ये हम कह सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, मीन्स कंप्रेसर में एयर की एंट्री हुई, प्रेशर बढ़ा, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा, लेकिन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो ये कंप्रेसर से जुड़ी प्रोसेस है। फिर वही एयर, हाई प्रेशर वाली एयर एंटर हुई कूलर में, और कूलर में कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग हुआ, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग। तो टेम्परेचर डाउन आया 2 से 3, मीन्स T2 से T3 तक आया, तो ये कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है। साथ में आप देखिए तो एंट्रोपी में रिडक्शन आया। फिर 3 to 4 जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, वो टरबाइन में भी हो सकता है या कोई और मीन्स, लेकिन वहां एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो टेम्परेचर भी डाउन आया, लो टेम्परेचर हुआ, प्रेशर भी कम हो गया, लो प्रेशर, तो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है। और लास्ट जो है 4 to 1 जो कोल्ड चैम्बर की प्रोसेस है, रेफ्रिजरेटर स्पेस, जहां हीट एब्सॉर्ब होती है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो लास्ट जो प्रोसेस है 4 to 1 जो कोल्ड चैम्बर की प्रोसेस है जहां हीट एब्सॉर्ब होती है, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन। तो ये फोर्थ प्रोसेस है। तो ये चारों प्रोसेस टीएस डायग्राम पर भी हमने शो कर दी, पीवी डायग्राम पर भी हमने ड्रॉ करके दिखा दिया, और उसका वर्किंग हमें समझ में आ गया कि एयर इज यूज्ड एज ए वर्किंग सब्सटेंस या रेफ्रिजरेंट, और उसी एयर का प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर टेम्परेचर भी बढ़ता है, फिर उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं कूलर में, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, फिर इसको एक्सपांड करके हम लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर ले आते हैं, और वही एयर फिर रेफ्रिजरेटर स्पेस में से हीट एब्सॉर्ब करती है, खुद एयर एक्सपांड होती है, और उसी तरह एक ही एयर से हमारा साइकिल रिपीट होता रहता है। और उसको चलाने के लिए जो कंप्रेसर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा पावर कंजप्शन होता है, लेकिन थोड़ा पावर हमें एक्सपांडर की ओर से भी मिलता है। तो इस तरह से एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एयरक्राफ्ट में काम करती है। आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। कोई सुझाव है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।